चला जाता है ऊपर। तो देखना कैसे बढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग ऑन करो। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी बेटा। धीरज ध्यान दो। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तुम्हें। कैसे भरेंगे? 1 2 3, फिर भरेंगे 4 5, फिर भरेंगे, ध्यान दो। अब बताओ मुझे, 5 भर दिए इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मन करेगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि युग्मन ही करना होता तो यही कर लेता ना। एक तो युग्मन ऊपर करना है, एक नीचे आना है। मुझे पता है नीचे आने में ऊर्जा कम लगेगी। इलेक्ट्रॉन सदैव वहां जाता है जहां ऊर्जा कम लगती है, तो यहाँ आएगा। तो बताओ प्रथम वाले के लिए क्या क्या चीजें लिखोगे? सबसे पहले लिखते जाओगे विन्यास 1 नंबर पे। फटाफट बता दे। मैं अभी इस एग्जाम्पल के बाद में तुम लोगों को दूंगी रफ कॉपी में एक एग्जाम्पल करने के लिए, समझ गए? इसलिए रफ कॉपी पास होनी चाहिए। विन्यास बोलो। T2G और EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखो फटाफट। बताओ T2G में कितने हो गए? 4, और EG में कितने हो गए? 2। ये तो पहले उदाहरण के लिए, किसके लिए? उसका बोलो विन्यास क्या होगा? इसका विन्यास क्या होगा? T2G और EG लिखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन सा लिगैंड है ये? प्रबल लिगैंड। प्रबल लिगैंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। देखो ऐसे भरेगा 1 2 3, ऊपर नहीं जाएगा, 4 5 और 6। तो T2G में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। EG में इलेक्ट्रॉन कितने? 0। दूसरी बात लिखेंगे n का मान। बेटा जो बच्चा एक उदाहरण भी समझ गया ना CFT का, वो आपकी बुक में जो सारणी दी हुई है, टेबल बनी हुई है बुक में, उस D1 से लेके D10 तक की प्रबल होगा तो क्या होगा, दुर्बल होगा तो क्या विन्यास होगा, n का मान क्या होगा, म्यू का मान क्या होगा, चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, सब दिया हुआ है। वो पूरी सॉल्व कर सकते हैं आप, समझ गए? बिना उदाहरण के भी। अगर आप लोगों को एक भी एग्जाम्पल समझ में आ गया तो अब n का मान बोलो। प्रथम वाले के लिए n का मान देखो कितना है। n बराबर होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने? 1 2 और 2 ही है ऊपर। कितना हो गया n का मान? 4। जबकि इसके लिए बोलो n का मान कितना है? 0, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। 6 के 6 जो युग्मन में है। म्यू का मान, म्यू बराबर सूत्र होता है √n n+2 Bm। बोर मैग्नेटॉन हमेशा लगा के आना है मात्र। तो बराबर आ जाएगा 4 4 + 2, कितने हो गए भाई? √24 Bm। √24 Bm उत्तर आएगा इस संकुल का। उसका देखो क्या आएगा? उसका 0 ही आएगा। क्यों? जब n का मान ही 0 है तो म्यू का मान भी क्या होगा? 0। इसकी 4 नंबर प्रकृति बोलो। चुंबकीय प्रकृति कैसी है? अनुचुंबकीय है। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी है? प्रति चुंबकीय। आ गई सारी बात समझ में? ये हो गई CFT के आधार पर विवेचना। सारे वो के वही गुण है VBT के जैसे। VBT में तो यही करते थे अपन, ठीक है, यही n का मान निकालते थे, म्यू का मान निकालते थे, चुंबकीय आघूर्ण निकालते थे, कोई चीज है। आ गई बात ढंग से समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? कर लेंगे। अब एक उदाहरण दे लूं, फटाफट उसका आंसर बता दें। फिर आप लोग D1 से लेके, और ध्यान से सुन लो एक बात, यदि प्रबल लिगैंड हुआ, प्रबल हुआ तो कैसे भरेंगे? 6 तो भरे जाएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर जाएगा 7 8 9 10, समझ गए? और यदि दुर्बल हुआ तो ऐसे भरेंगे 1 2 3, फिर ऊपर जाएगा 4 5, फिर नीचे आएगा 6 7 8, फिर होगा 9 और 10, समझ गए? तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करें और उत्तर कैसे लिखेंगे? जो बच्चे ध्यान दो, आंसर में पूरी लाइन नहीं लिखनी है, सिर्फ तुम्हें क्या लिखना है ये बताना है। T2G और EG भी नहीं लिखना, बराबर करके पहले तो T2G में सपोज करो इलेक्ट्रॉन 4 है, तुम 4 लिख दोगे, कॉमा लगा के 2 लिख दोगे। इस तरीके से आंसर टाइप कर दे, मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारा आंसर सही है। T2G में और EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है मुझे, और कुछ नहीं करना, ठीक है? Mn CN6 -4, फटाफट लग जाए सभी बच्चे, आंसर सॉल्व करके बताओ। Mn CN6 -4 में T2G और EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अरे जिसने T2G और EG निकाल लिया,
वो n का मान, म्यू का मान सब बता देगा। बताओ मनीषा वर्मा, T2G में और EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता बेटा। देख निशा ने बता दिया फटाफट। विनोद 4 और 0 क्या आया भाई तेरे उत्तर? 3 और 0, 4 और 0। T2G में 4 और महिमा 4 और 0 आ रहा है बेटा। मनीषा को पूछा था, सो गई है लग रहा है। धीरज 4 और 9, 4 और 9 कहाँ से हो गए धीरज? इतने इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते 4 और 9। अरे गधों, EG के अंदर इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा ही नहीं आ सकते, 4 और 9 कहाँ से हो गया? ठीक है। मनोज कुमावत 3 और 0। अब बताए मनीषा ने 4 और 0। देखो ज्यादातर बच्चों ने 4 और 0 ही आंसर दिया है। प्रियंका 4 और 0, एक निशा कह रही है 4 और 0, 3 0 है। अब देखते हैं, देखिए कितने आ रहे हैं। मतलब T2G में 3 और EG में 0। अच्छा अब देखो, सबसे पहला काम बेटा Mn के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगा लो। अगर तुम क्लास में होते ना, मैं बहुत बुरी तरीके से मारती थी। Mn के अंदर इलेक्ट्रॉन देखो 25 नंबर पे आता है, तो 3D में 5, 4s में, समझ गए? अब ध्यान देना, 4s में 2, तो ऑक्सीकरण देखो कितना है, प्लस के 2। दिख गया ऑक्सीकरण कितना आ रहा है? प्लस 2 आया ना। अब देखना प्लस 2 आते ही 3D में कितने रह गए? 5। देखना कैसे भरूंगी, कई बच्चों में दिमाग ही नहीं है। मैं T2G और EG को शॉर्ट में ऐसे लगा लेती हूँ, 3 लाइन नीचे 2 लाइन ऊपर। बताओ कौन सा लिगेंड है? प्रबल। प्रबल है ना। 1 2 3 दोबारा कहाँ लेके आएगा? नीचे ही। 4 और 5, समझ गए? हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब लिखेंगे अपन संख्या। T2G और EG कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 और 2 4 और 1 5। और EG में कितने दिख रहे हैं? 0। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका आंसर सही हो। पूरी क्लास में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने सही उत्तर दिया हो। बायो और मैथ के स्टूडेंट, बहुत शर्म की बात है तुम्हारे लिए। अरे तुम्हें अभी तक यही नहीं पता गधो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, करोगे कहां से? कोई कह रहा है 4 और 9, कोई कह रहा है 4 और 0। 4 ही आएंगे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अंक ही नहीं आता है तुम्हें अभी निकालना। ठीक है, बहुत शर्म की बात है। इसी से पता चल रहा है कि आप लोग कितना पढ़ते हैं। यही चीज बेटा अब क्लियर हो रही है आप लोगों को कितना आता है। अगर स्कूल में होते ना, सबको बाहर निकाल देती है। सुन लो, एक और दे दो। मनोज कुमावत ने जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या सही लिखी है, 3 और 2, पर 3 और 2 गलत कर दिया बेटा। 3 और 2 तो तब होता है जब यहाँ पर दुर्बल लिगेंड होता, साइनाइड नहीं होता। जब तो जैसे मान ले H2 होता, जब तो हो जाता है ये आंसर। कारण क्योंकि 3 नीचे रहते तो 2 ऊपर जाते, किसी काम के नहीं हो। अब देखना, एक प्रश्न और हल करो। कैसे मान लिया जाए कि तुम लोग पढ़ते हो? ये देखो CrH2O6 प्लस 2। तुम लोगों में जोश और जुनून ही नहीं है पढ़ने का। ऐसा जुनून होना चाहिए कि जितने मैंने VPT के उदाहरण करवा दिए सबकी CFT निकाल दो। जब जाकर के टॉपिक क्लियर हो जाएगा, चाहे नीट एग्जाम हो चाहे JEE मेन हो, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा 9वें लेसन का। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, बताओ T2G EG के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बैठे रहेंगे फिर वहां, सॉल्व करके बताओ फटाफट। सॉल्व करो देखे। महिमा 3 और 1, इस बार महिमा ने पूर्ति की आंसर देने की। 3 और 1। मनोज 3 और 1, 2 बच्चों ने तो आंसर दे दिया 3 और 1।
विनोद इस बार सबने आंसर सेम दिया है, 3 1 3 1 आ रहा है सबका आंसर। मनीषा वर्मा 3 और 1, देखते हैं देखिए अब। हाँ अब सब एक ही लाइन पकड़ के बैठ जाएंगे, 3 और 1, देखिए फिर इसका मतलब सही है तुम्हारा आंसर 3 और 1। हाँ 3 और 1 आ रहा है ना, मतलब देखो देखिए ध्यान दो, इस बार शायद तुमने कोशिश सही की है। देखो CR 24 नंबर पे आता है, 3D5 4S1, ऑक्सीजन अंक कितना है +2, 2 थे 1 यहाँ से गया, 1 इसमें से, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं डी में 4, इसका मतलब 3 और 1 तक तो अपन सही पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन 4 है। अब इलेक्ट्रॉन देखना कैसे भरोगे, 4 को 1 2 3, चौथा जाएगा ऊपर, तो विन्यास हो जाएगा 3 और इजी में हो जाएगा 1, इस बार बिल्कुल सही है बेटा। और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, अभी अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ करूँ, समझ गए। और बोलो तुम्हें कौन सा एग्जाम्पल पूछना था, फटाफट बोलो। ला मुझे दे, कॉपी दे, CONH3 5 ला, क्या करना है इसका CFT। देखो क्या उदाहरण है, CONH3 5H2O और इधर है +3। बेटा ध्यान से मेरी बात सुन लो, किस प्रकार का संकुल है, ये है इलेक्ट्रोलैप्टिक संकुल, समझ गए। अब यदि इलेक्ट्रोलैप्टिक संकुल में एक प्रबल और एक दुर्बल लिगैंड आ जाए, तो मैंने आपको पीपीटी में भी ये बात बताई थी कि अपन प्रबल लिगैंड को देखेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो इसकी ऊर्जा के आधार पर फिर वो भी वही काम करेगा। तो तुम्हें प्रबल वाली बात ध्यान रखनी है, बना लो फटाफट और बता दो मुझे T2G में और Eg में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, फटाफट निकालो इस संकुल के लिए T2G और Eg में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 27 नंबर पे आता है, प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए, बिना देखे बिना गिने बता दो। 27 का उल्टा कर दिया 72, 72 ऑक्सीजन अंक है +3, 72 ऑक्सीजन अंक हो गया +3 का मीनिंग 3D में 6। अब 6 होंगे तो उनको कैसे रखोगे बताओ, प्रबल लिगैंड अपन इसको मानेंगे क्योंकि NH3 प्रबल लिगैंड है जिसके आधार पर H2O भी काम करेगा। महिमा 6 और 0 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है सभी बच्चों ने। अब देखो पढ़ने लग गए, अब आंख खुल गई सबकी, 6 और 0 बिल्कुल सही उत्तर है, 6 और 0 आ गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी, n का मान 0 होगा तो म्यू का मान भी 0 होगा। बहुत अच्छा बेटा, इस बार अब सही दे रहे हैं आंसर, समझ गए, कर लेंगे, किसी उदाहरण में दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर द्वितंतुर लिगैंड के लिए भी कभी पूछ लेना तो हमेशा ध्यान रखो वो भी वीबीटी की तरह सारे प्रबल होंगे, केवल साइनाइड CO और NH3 ये तो होंगे तुम्हारे एक तंतुर में प्रबल, और बाकी सारे द्वितंतुर हो चाहे त्रि हो चाहे कोई से भी हो बहुतंतुर में सब प्रबल लिगैंड हो, ठीक है। ये अपने कंप्लीट हो गई है अष्टफलकीय संकुलों में। अभी एक चीज अपन भूल रहे हैं, मैम वीक लिगैंड को क्यों नहीं मानेंगे, वीक लिगैंड को क्यों नहीं मानेंगे, मतलब बेटा वीक लिगैंड की ऊर्जा ध्यान दो महिमा, डेल्टा O लेस देन P, ये स्थिति होती है वीक लिगैंड की, इसलिए अपन वीक लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों को T2G में युग्मन करवाने से पहले Eg में ले जाते हैं, समझ में आ गई बात। वीक लिगैंड जो होंगे उनके लिए ये स्थिति होती है, जैसे वीबीटी में और CFT में अंतर क्या है, वीबीटी ने तो केवल और केवल उदाहरण दे दी कि भाई युग्मन नहीं करवा सकते, यही कहा था H2O है युग्मन नहीं करवा सकता, फ्लोराइड आ गए युग्मन नहीं करवा सकते, तो क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि CFT के आधार पर उनकी युग्मन ऊर्जा का मान उच्च होता है, और जहां ऊर्जा उच्च होगी वहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा, युग्मन करेगा ही, समझ गए। डेल्टा O जो क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा है उसका मान कम होगा, समझ गई महिमा। अब ध्यान दे बेटा, एक चीज जो मैंने तुम्हें अभी हल करना नहीं सिखाया वो है डेल्टा O का मान निकालना, सूत्र सीख लो अष्टफलकीय संकुलों के लिए। अभी अपन सभी उदाहरणों के लिए कर लेते तो ठीक रहता, अब दोबारा एग्जाम्पल देखेंगे अष्टफलकीय संकुलों के लिए
CFSE कैसे निकालेंगे? CFSE का मतलब होता है डेल्टा O। सूत्र ध्यान दो क्या होता है, डेल्टा O बराबर, और याद करना बहुत सरल है, सूत्र याद होना चाहिए। आरे बताओ उसमें 3/5 तो कहाँ था, ऊपर, और 2/5 कहाँ था, नीचे। 3/5 को 6 भी कह सकते हो, समझ गए। तो प्लस के 6 थे, माइनस के कितने थे, 4, क्योंकि 6 DQ तो वृद्धि हो रही थी, 4 DQ कमी हो रही थी, समझ गए। तो मैंने लिख दिया 6 गुणा में, बताओ ऊपर कौन सा कक्षक है, EG, ये 6 EG के पास ही है, और T2G के पास क्या था, 4 था। नीचे कमी थी तो माइनस का हो जाएगा, ऊपर वृद्धि तो प्लस का। तो 6 गुणा EG प्लस माइनस के 4 गुणा T2G, समझ गए। ये हो गया डेल्टा O निकालने का तरीका। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, अभी देखो, जैसे मैंने लिख दिया NiH2O6 + 2 के लिए CFSE का मान ज्ञात कीजिए, समझ गए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर अपने कोर्स में जो है ध्यान दो, इतनी डिटेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इनकी CFSE निकालना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को आना चाहिए। जब सूत्र दे दिया तो हो सकता है कोई उदाहरण भी दे दे। देखो निकल कितने नंबर पे आता है बेटा, 28 पे। सबसे पहला काम तो तुम्हें ये पता लगाना है कि T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, EG में कितने, वही काम करना है अपने को। तो देखो 28 पे आता है, तो 3D में हो गए 8, 4S में हो गए 2, +2 के अंदर ही हट जाएंगे, बच गए कितने, 8। देखना 8 को कैसे भरोगे, 1 2 3, ऊपर जाएंगे 4 5, अब नीचे आएंगे 6 7 और 8, कितने हो गए बेटा, T2G में 6 और EG के अंदर 2। समझ में आ गई बात ढंग से। अब ये संख्या यहाँ लिख दो, EG की जगह EG के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T2G की जगह T2G की। तो 6 गुणा प्लस के है 6, EG में कितने हैं 2, माइनस के 4 गुणा T2G में कितने 6, समझ गए। अब देखो 6 दूनी 12, प्लस माइनस, माइनस के कितने हो गए 24, हल कर लो इसको, कितना आ जाएगा, माइनस के 12 और मात्रक लगा देंगे DQ। ये हो गया इस संकुल के लिए डेल्टा O का मान ज्ञात करना, समझ गए। जैसे VBT से समीकरण निकालते थे, आकृति निकालते थे, चक्रण बताते थे, कक्षक बताते थे कौन सा है, चुंबकीय गुण बताते थे, चुंबकीय आघूर्ण बताते थे, वैसे ही CFT से ध्यान दो, विन्यास लिखेंगे, N का मान बताएंगे, म्यू का मान बताएंगे, 3 चीजें, समझ गए। चौथी है ये डेल्टा O का मान ज्ञात करना, डेल्टा O का मान ज्ञात करें, समझ में आ गई बात ढंग से। N का मान, म्यू का मान, चुंबकीय प्रकृति की अणु है कि प्रतिचुंबकीय है, समझ में आ गई। ये चीज ध्यान रखो, किसी भी संकुल के लिए डेल्टा O का मान यदि पूछ ले तो बेटा T2G में और EG में इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखें कितनी है, और उस सूत्र को याद रखें। फॉर्मूला रटने का नहीं है, समझने का है कि EG में ऊपर EG कक्षक बन रहा था, 6 DQ वृद्धि हो रही थी तो प्लस के 6 आए, 6 गुणा EG, नीचे कमी हो रही थी ऊर्जा की तो -4 गुणा T2G, समझ में आ गई बात ढंग से। अब अपना एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो क्या है, चतुष्फलकीय संकुलों में CFT। कमी नंबर 3 पड़ी थी VBT की, 2 कमियां मैंने दूर कर दी, मैंने नहीं CFT ने दूर की। कौन कौन सी, कमी नंबर 1, रंग की व्याख्या कर दी इसने कि क्यों संकुल यौगिक रंग दर्शाएगा, ये कहेगा कि जब मेटल के संपर्क में कोई लिगैंड आता है तो मेटल के डी कक्षक 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, निम्न ऊर्जा के T2G, उच्च ऊर्जा के EG। हाँ क्या पूछा है महिमा, NiNH3 + 2 का हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सरल है Ni। अब देखो ऐसा तरीका भी बताऊंगी जिससे देखते ही पता चल जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन का उत्तर आएगा sp3d2, हल करके देख लो आराम से आ जाएगा। Ni वही 82 हो जाएगा इसका, 8 और 2 2 चले जाएंगे, ये तो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, निकल जो है वो कभी भी आंतरिक कक्षक संकुल नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता,
देखना 3D बनाई मैंने सबसे पहले मूल अवस्था, फिर तुम क्या बनाओगे 4s, फिर क्या बनाओगे 4p। 3D में कितने हैं यहाँ 8 है, 8 ही है। यदि तुम इस प्रबल लिगैंड को देख के एक का युग्मन करा भी दोगे तो डी का कितना खाली होगा 1। जबकि हाइब्रिडाइजेशन की शर्त क्या है कि यदि उपसय संयोजन संख्या 6 हो तो मुझे डी के कितने खाली चाहिए 2, जो हो सकते हैं क्या यहाँ नहीं हो सकते, तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा। मतलब ये अपने किसी काम का नहीं है। आगे के डी कक्षक खाली लोगे, समझ में आ गई बात ढंग से, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, आगे के डी कक्षक खाली आएंगे। ठीक है, ऐसे इसमें देखना, इस उदाहरण में यहाँ पर यदि मैं NH3 लगा दूं तो भी देखना वो की वही बात आएगी। NH3 प्रबल है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, इसमें ये विन्यास आया था T2G 6G2। अब यदि प्रबल होगा तो देखना तुम किस तरीके से चलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब गिन के देख लो T2G में कितने हैं, Tg में कितने हैं, तो वो के वही तो आ रहे हैं जो VBT में हाइब्रिडाइजेशन आता है, इधर विन्यास आता है, समान ही चीज है। समझ में आ गई बात ढंग से, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए, संकरण के लिए जितने कक्षक आवश्यक हैं उतने रिक्त होंगे जब भी वो युग्मन करवाएगा, अन्यथा नहीं करवाएगा। ठीक है, आ गई बात अच्छे से समझ में। अब बेटा अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट अब अपना टॉपिक आ जाता है चतुष्फलकीय संकुलों। तो चतुष्फलकीय संकुल किसको कहेंगे, चतुष्फलकीय संकुलों में CFT। हाँ भाई आज डस्टर कहाँ गया, दूसरा डस्टर वो नया वाला, ये देखो चतुष्फलकीय संकुलों में CFT आ रहे, एक ही लाइन कहूंगी पूरी CFT क्लियर हो जाएगी। क्या कि चतुष्फलकीय संकुलों में CFT आ रहे, अष्टफलकीय का क्या होता है बेटा विपरीत होता है, उल्टा होता है। अब उल्टा होते ही सारी बात ही उल्टी हो जाएगी, जहां नीचे T2G बनता था अब वो T2G कहाँ बनेगा ऊपर। क्यों बनेगा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले अपन वो की वही चीज बनाएंगे कि जब धातु के संपर्क में कोई लिगेंड नहीं आता है तो डी कक्षक पांचों की ऊर्जा क्या होती है समान। ये बना दिया मैंने ऊर्जा, समझ गए, समान है देखो पर। लेकिन जैसे ही संपर्क में आएगा लिगेंड तो ये दो भागों में विभाजित होंगे। अब की बार धातु के संपर्क में कितने लिगेंड आ रहे हैं 4, वो 6 वाला तो गया अष्टफलकीय, 4 आएंगे। 4 की आकृति देखो, उस 6 की आकृति याद है, इस तरीके से थी अष्टफलकीय। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि बेटा इस सीधी खड़ी लाइन पे जो लिगेंड रहते हैं उनका काम होता है इन स्क्वायर वालों को प्रतिकर्षित करना, और जो इस वर्ग के चारों कोनों पे रहते हैं उनका काम होता है इन तीनों को प्रतिकर्षित करना, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे रहते हैं, और जो स्क्वायर वाले हैं उनको प्रतिकर्षित करते हैं ये। अब की बार क्या होगा बताओ, जब 4 लिगेंड होंगे तो, जब 4 लिगेंड होंगे तो क्या ये दोनों होंगे क्या नहीं होंगे, क्योंकि 4 वाले की आकृति कैसी होती है वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय। मैं मान लू वर्ग समतलीय मान ली, ये लो वर्ग ऐसा ही होता है, ये हटा दिए मैंने। बताओ हटा दिए, यहाँ जब लिगेंड ही नहीं है तो क्या इनको प्रतिकर्षण का अनुभव होगा क्या नहीं। इस बार ये चारों सीधे किसके संपर्क में आ गए एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड के संपर्क में आ गए, समझ गए, क्योंकि वो यहाँ रोकने वाले लिगेंड नहीं है तो सीधे ये जाकर के उनको प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस बार प्रतिकर्षण का अधिक अनुभव उन 3 कक्षकों को होगा, समझ गए। तो जिसमें ज्यादा प्रतिकर्षण लगता है उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है, अपने को पता है। तो इसी कारण इस बार वो तीनों तो टूट के कहाँ जाएंगे ऊपर, और ये 2 टूट के कहाँ आएंगे नीचे, समझ गए। उन तीनों कक्षकों का नाम क्या होगा T2G और इनका नाम क्या होगा EG। ध्यान से मेरी बात सुन ले, समझ गए। मैंने एक ही लाइन कही थी अभी, चतुष्फलकीय का जो ऊर्जा आरेख है वो अष्टफलकीय का विपरीत होगा,
क्यों होगा उसका कारण भी तुम्हें बता दिया। समझ गए? हटा दे इसको। अब देखो, क्योंकि ये तो अपने को बनाना नहीं है, समझने के लिए बना है। तो अब ये हो गया तुम्हारा वीआर। वीआर मतलब विजिबल रीजन, दृश्य क्षेत्र। समझ गए? दृश्य क्षेत्र से वहां ऊर्जा का मान 3/5 था, नीचे का 2/5। सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ऊर्जाएं भी उल्टी हो जाएगी। इस बार ऊपर तो ऊर्जा हो जाएगी कितनी, 2/5 डेल्टा टी। टी का मीनिंग है टेट्राहेड्रल, वहां ओ का मीनिंग था ऑक्टाहेड्रल। समझ गए? यहाँ चतुष्फलकीय के लिए टी लिख देंगे। और नीचे कितनी हो जाएगी, 3/5 डेल्टा टी। या इसको कितना लिख सकते हो तुम, 4dq। और इसको अपन कितना लिख सकते हैं, 6dq। समझ गए? ऊपर ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, नीचे ऊर्जा में कमी, तो इसके साइन किसका लगा देंगे, प्लस का। ये कमी होती है तो लगा दिया माइनस का। कुल ऊर्जा का मान वही 10dq के बराबर होगा। आ गई बात ढंग से समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? अब ध्यान दो, मैंने क्या कहा, कमी थी उसकी तीसरी, क्या थी बताओ, कि चतुष्फलकीय जो संकुल है उनके चक्रण की व्याख्या नहीं कर सकती थी बीबीडी। समझ गए? अब देखो इसमें कैसे व्याख्या करेंगे अपन। तुमने क्या देखा है बताओ, ऊर्जा में वृद्धि क्या हो रही है, बहुत ही कम हो रही है। देख रहे हो, 4dq वृद्धि हो रही है, बल्कि कमी ज्यादा हो रही है। 6dq के बराबर कमी हो रही है, जबकि वृद्धि कितनी हो रही है, केवल 4dq। आ रही है बात ढंग से समझ में? तो होगा क्या, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे अपन, 1 और 2, तो चले गए नीचे। अब जब अपना वो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, उसने खुद ने देख लिया कि भाई ऊपर जाने में तो ऊर्जा लग रही है कम, और नीचे रहने में देखो ऊर्जा है ज्यादा। और अपने को पता है कि जहां ऊर्जा ज्यादा होती है ना, वहां तो इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है। तो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन बिना किसी पाबंदी के सदैव कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, चाहे प्रबल लिगैंड हो चाहे दुर्बल लिगैंड। आ गई बात ढंग से समझ में? तो इसके लिए तुम क्या लिखते हो बताओ, ऊपर जाते ही किस प्रकार का संकुल बने, किस प्रकार का चक्रण होगा बताओ, उच्च चक्रण होगा कि निम्न होगा, उच्च चक्रण होगा। निम्न तो अपन कहते हैं जब क्या कर लेता है वो, युग्मन कर लेता। समझ में आ गई बात? तो प्रश्न यदि पूछ ले एग्जाम में कि चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण के क्यों होते हैं, चतुष्फलकीय संकुल उच्च चक्रण ही क्यों बनाते हैं, निम्न क्यों नहीं बनाते। प्रबल आ जाता है तो निम्न बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाते, तो तुम क्या लिखोगे कि चतुष्फलकीय संकुलों के इस आरेख से देखो स्पष्ट होता है कि चतुष्फलकीय संकुलों के लिए डेल्टा टी का मान बहुत कम है। दिख रहा है ये डेल्टा टी, इसका मान देखो इतना ही है, केवल 4dq। टोटल मान 10dq के बराबर ही होता है सदैव, पर नीचे रहने में देखो ऊर्जा के मान में बढ़ोतरी हुई है, ऊपर जाने में कमी। तो डेल्टा टी का मान इस युग्मन ऊर्जा की तुलना में क्या है, बहुत कम है। समझ गए? ये डेल्टा टी, ये गैप कम है, ऊपर जाने का मतलब होता है ये ऊर्जा जो ऊपर जाने में लग रही है बढ़ रही है 4d। तो डेल्टा टी का मान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपन क्या नहीं कर सकते, युग्मन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन को युग्मन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सदैव ऊपर भरा जाएगा, और ऊपर जाने के कारण चक्रण सदैव कैसा बनेगा, उच्च चक्रण। समझ में आ गई बात ढंग से? ये सिर्फ और सिर्फ चतुष्फलकीय के, बेटा चतुष्फलकीय के अपने ईजी अब बनाएंगे, जब कैसे बनाएंगे, ईजी बनाएंगे पहले, फिर बनाएंगे T2G। जो अपने D1 से D10 बनाया है ना, वो अपने कोर्स में चतुष्फलकीय का नहीं है, वो केवल अष्टफलकीय का ही। चतुष्फलकीय का तो केवल ये ग्राफ है, और क्यों उच्च चक्रण बनाते हैं उसका कारण। समझ में आ गई बात ढंग से? दिक्कत है किसी को? नहीं है? ठीक है, आप ध्यान दें। ठीक है, कर लेंगे कि चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण बनाते हैं, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों के लिए डेल्टा टी का मान युग्मन ऊर्जा से बहुत कम होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन को युग्मन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उच्च चक्रण ही बनाएगा। ठीक है, अब अपन देखो एक छोटा सा अपने
डायरेक्ट याद रखने का। इसके लिए एक चीज और सुन लो, CFSE निकालेंगे तो सूत्र क्या होगा CFSE निकालने का? अष्टफलकीय का CFSE का सूत्र क्या था? डेल्टा O बराबर 6 गुणा इजी प्लस माइनस के 4 गुणा T2G, यही था। अब आ जाओ डेल्टा T निकालने का सूत्र क्या होगा चतुष्फलकीय के लिए? याद रखो, उड़ जाए सब याद रह जाएगा तुम्हें। बताओ इस बार ऊपर तो क्या बनी है T2G और नीचे क्या बना है इजी। ऊर्जाएं भी बदल गई, ऊपर तो है 4DQ और नीचे क्या है 6DQ। मतलब इस बार माइनस का हो जाएगा 6DQ और प्लस का हो जाएगा 4DQ। तो सूत्र ये बन जाएगा, देखो मैं लिख रही हूँ जो ध्यान देना, 4 गुणा T2G प्लस माइनस के 6 गुणा इजी। आ गई बात ढंग से समझ में? ये हो जाएगा डेल्टा टी हल करने के लिए। अब यदि पूछ ले एग्जाम में डेल्टा टी में और डेल्टा ओ में क्या संबंध है, तो अभी अभी जो आरेख बनाया था उसमें तुमने क्या देखा था? ध्यान दो, तुमने देखा था 2/5 तो था ऊपर और 3/5 गुणा में 10 कर देते हैं अपन, तो ध्यान दो 4 तो आ जाता है ऊपर और 6 आ जाता है नीचे, यही बनाया था। तो 2/5 ऊपर बनाया था, 3/5 बनाया था नीचे, ये थी डेल्टा टी के मान। तो डेल्टा टी बराबर संबंध देखना क्या होगा, 5 से 5 तो कट जाएगा, इसको ले लो स्क्वायर के रूप में। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, 4 बटा 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, 4/9 डेल्टा ओ। ये संबंध होता है अष्टफलकीय में और चतुष्फलकीय की ऊर्जाओं में, समझ गए? CFSE में डेल्टा टी बराबर होती है 4/9 डेल्टा ओ के। ये डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला, समझ में आ गई बात? कई बार किसी संकुल के लिए डेल्टा ओ का मान दे देगा, टी का पूछ लेगा, जब काम में आएगा तुम्हारे। ठीक है, अब बोलो किसी को ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो गया, यहाँ तक का काम फेयर कॉपी में करना है, नोट्स की कॉपी में। और अब जो तुम्हारे लास्ट में एक बचा हुआ है टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन यूजेस वगैरह, तो वो तुम लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे, याद कर लेंगे। केवल नॉलेज के लिए ध्यान रखना है इनके यूजेस, क्योंकि ये तो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह चैप्टर है, इसमें से कोई थ्योरी नहीं आती है, समझ गए? एक डेरिवेशन आएगा बस केवल। तो जैसे EDTA है, EDTA पढ़ा है -3 -4, इसका उपयोग अपन करते हैं जल के शुद्धिकरण में, समझ गए? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में कौन सा लिगैंड यूज में आता है, लिख देंगे EDTA। ऐसे ही सिस्प्लेटिन है, सिस्प्लेटिन किसको बोलते हैं अपन, PTNS3 2Cl2 पढ़ा था समावेता वाले में। सिस, सिस का मीनिंग किसका, समकक्ष रूप, ए दोनों NH3 एक तरफ होंगे, दोनों Cl एक तरफ होंगे। इस सिस्प्लेटिन का यूज अपन किस में करते हैं बेटा, कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं, समझ में आ गई बात? कैंसर ट्रीटमेंट में जो तुम पढ़ते हो ना कीमोथेरेपी, कीमो का मीनिंग होता है केमिकल, 2 थेरेपी होती है कीमो रेडियो, रेडियो का मीनिंग रेडिएशन, विकिरणें डाली जाती है, और ये कीमो। तो वो कीमो जो टैबलेट जो है, कीमो मीनिंग केमिकल, वो बनता है सिस्प्लेटिन से, समझ गए? तो ये एप्लीकेशन वगैरह जो है वो आप कॉपी में लिख लें और याद करें, क्योंकि कोई कंपटीशन में आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, एक मिनट। अब बोलो किसी को कुछ पूछना है चारों टॉपिक में से, मेरी तरफ से ये 4 नंबर का लेसन कंप्लीट हो गया, और बिल्कुल 4 में से 4 नंबर आने चाहिए बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में, समझ गए? दिक्कत है किसी को? पूछना है कुछ? महिमा? नो मैम, नहीं पूछना। और किसी को कोई दिक्कत है बेटा? चैप्टर 11 स्टार्ट करूंगी, अब ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी अपने, समझ गए? इनऑर्गेनिक के केवल 2 लेसन बाकी है, बाकी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई। अब थ्योरी के केवल 2 लेसन है, 5th और 6th, बाकी अब अपन ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे 11 चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर से। और किसी को कुछ पूछना है?